नमस्कार। ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए प्रतिदिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आता हूं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक्स लेकर आया हूं। आज की जो टॉपिक्स है आपके एग्ज़ाम के लिए तो बेहद रामबाण है। उसके साथ साथ आपको ओरल जानकारी जो सामाजिक जानकारी हम कह सकते हैं उसके लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। तो आइए अपने समय को ना गंवाते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे महान्यायवादी और राज्य महाधिवक्ता से प्रश्न बनते हैं जो आपको एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं। तो आइए चलते हैं, एक सरल भाषा में समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक तरफ लिखा है राज्य महाधिवक्ता और मैंने एक तरफ लिखा है महान्यायवादी। हम इन दोनों का जो काम है सेम काम है। इसका मतलब जो महान्यायवादी करेगा देश के लिए, वही याद रखिएगा जो राज्य का महाधिवक्ता होता है वही काम वो राज्य के लिए करेगा। तो आइए इसको एक एक जो है पैराग्राफ के माध्यम से इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हम इधर देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, महान्यायवादी देश का प्रथम कानून अधिकारी होता है, या आपके ऑप्शन में ये नहीं है तो देश का प्रथम कानून के दर पर जो होगा तो विधिक अधिकारी होगा, ऐसे भी लिखा मिल जाएगा जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो देश का जो प्रथम कानून अधिकारी या विधिक अधिकारी होता है वह कौन होता है? वह महान्यायवादी होता है। अब देखिए, और सेम इसी के आगे अब देखिए, इधर हम चलते हैं तो इसमें राज्य का प्रमुख यानी राज्य का प्रथम कानून अधिकारी जो होता है वह कौन होता है? तो वो राज्य का महाधिवक्ता होता है। इसका मतलब यह है कि ये देश का होता है, वह राज्य का होता है। अब देखिए सेकंड नंबर पे आइए, यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है। अगर इधर हम राज्य में आएंगे तो देखेंगे कि अगर राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखिए तीसरे नंबर पर इधर आप देखते हैं तो आपको लिखा मिल जाएगा योग्यताएं, कि जो महान्यायवादी होता है उसकी योग्यता कैसी होती है। तो यह उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पे काम किया हो। अगर यह भी ना किया हो तो सेकंड ऑप्शन में होगा 10 वर्षों तक इसने वकालत किया हो। इसमें उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक या तो वकालत किया हो या तो 5 वर्ष तक या न्यायाधीश के पद पे काम किया हो, तब उसे महान्यायवादी बनने का जो है योग्यता होती है। अब इधर आइए, देखिए राज्य महाधिवक्ता में क्या है इसकी योग्यता? राज्य में 10 वर्षों तक न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य किया हो। अगर ये भी ना हो तो 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में वकालत का काम किया हो। तो ये कार्य होता है राज्य महाधिवक्ता को, ये योग्यता है उसको बनने के लिए, तो ये योग्यताएं उसके अंदर होनी चाहिए। अब चौथे नंबर पर चलिए, चौथे नंबर पर हम देखते हैं यदि अगर कार्यकाल की बात करें तो जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत महान्यायवादी अपने पद पर बना रहता है। अब जब इधर आके देखते हैं तो इसमें क्या होगा? जब तक राज्यपाल चाहेगा, इसका मतलब राज्य महाधिवक्ता का जो कार्यकाल होता है वो जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा। बहुत ही बेहतरीन सेशन है साथियों, आप लोग देखिएगा, इसको शेयर करिएगा। अब हम अगर अनुच्छेद की बात करें, देखिए यहाँ पर मैंने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर अनुच्छेद की बात करें 76 में क्या है तो इसमें महान्यायवादी का पद है। किसका पद है? महान्यायवादी। अगर 88 अनुच्छेद में क्या है? बहुत ही बेहतरीन, वह संसद की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं है, या 88 अनुच्छेद बताता है। अब देखिए 105 अनुच्छेद में क्या है? इस 105 अनुच्छेद में राज्यपाल का जो होता है, जो महान्यायवादी होता है
उसकी जो है शक्तियाँ होती है, क्या उन कौन से वो कार्य कर सकते हैं, वे सारी शक्तियाँ 105 अनुच्छेद में। अब इधर आइए 5 अनुच्छेद में, इधर 5वें नंबर पे देखिए, तो इसमें मैंने दिया है 165 अनुच्छेद। 165 अनुच्छेद में राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसका वो कार्यकाल होता है। 177 अनुच्छेद में क्या होता है, 177 अनुच्छेद में याद रखिएगा, जो राज्य की विधायिका होती है उसमें वो भाग ले सकता है। क्या कर सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं है। और 194 अनुच्छेद में क्या है, तो याद रखिएगा, इसमें राज्य महाधिवक्ता की जो शक्तियाँ और कार्य हैं उसके बारे में वर्णन करता है। अब देखिए 6 नंबर पर आइए, वेतन। राज्य का जो होता है उसका वेतन इधर अलग है, इसका अलग है। जो वेतन और भत्ते हैं राष्ट्रपति जितना तय करता है, इसका मतलब कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो भी राष्ट्रपति उसके लिए निर्धारित करेगा उतना वेतन महान्यायवादी को दिया जाएगा। अगर हम इधर बात करें तो राज्यपाल जितना निर्धारित करेगा उतना राज्य के महाधिवक्ता को उतनी वेतन निर्धारित किया जाएगा, उतना वेतन उसको दिया जाएगा। अब 7वें नंबर पे आइए, देखिए, भारत सरकार के उच्चतम न्यायालय संबंधी मामलों की देखरेख करता है। कार्य क्या है, तो यह कार्य क्या करता है, भारत सरकार का जो भी कानूनी मामला होता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट से मामला होता है, उस मामले की जो देखरेख अगुवाई करने का कार्य करता है वह महान्यायवादी करता है। अगर हम इधर आए 7वें नंबर पर देखते हैं तो यह राज्य सरकार के उच्च न्यायालय संबंधी मामलों को देखता है। इसका मतलब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का मामला कोई फंस गया है सरकार का तो महान्यायवादी देखेगा। अगर ये राज्य में आ गया है, उसका कोई मैटर फंस गया, जैसे मुख्यमंत्री का कोई मैटर फंस गया है, तो इसका मतलब कौन देखेगा, तो राज्य का महाधिवक्ता उसके कार्यों को देखने का कार्य करेगा। अब देखिए 8वें नंबर पर देखिए, संसद की किसी भी कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। वैसे 8वें नंबर पर यहाँ है, वह राज्य की विधायिका की समितियों में या उसके सदन में भाग ले सकता है लेकिन वोट देने का अधिकार उसके पास नहीं है। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन और छोटे यानी कम समय में एक बेहतरीन चैप्टर आप लोगों को लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप लोग कृपया इस वीडियो को स्किप ना करके देखिए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, ज़्यादा मसाला ना लगाते हुए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप लोग अगली वीडियो का इंतज़ार करें। और प्लीज़ जो भी भाई हमारी वीडियो को देखते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अगली क्या टॉपिक्स चाहिए, जिससे हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक्स लेकर आ सके और उस पर अच्छा स्पीच दे सके। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।